गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों, कल आपकी होली है। आज है 13 मार्च सन 2025। दोस्तों, आपको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और आपके परिवार को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप अपनी होली बहुत ही अच्छे से और सुरक्षित तरीके से मनाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि इस 2025 में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि होली तभी अच्छा लगता है जब आपका नौकरी हो। आपका लोग बाग इंतजार करेंगे कि मेरा बेटा नौकरी से आएगा होली पे। ऐसे आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन आपको याद करेगा? हाँ, बेटा आ रहा है। हाँ, एक वो भी बेटा है ना जो तैयारी करता है। और यदि दूसरा कोई बेटा नौकरी वाला हो तो कितना खातिरदारी उसकी होगी, अब आप अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छी सी नौकरी ले लीजिए आप। और होली की फिर से आपको हार्दिक बधाई। पिछले लेक्चर में हम चले थे रिस्पायरेशन यानी श्वसन तंत्र के बारे में, कुछ आपको जानकारियां दी थी, आपको याद होगा। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम रिस्पायरेशन के बारे में और जानकारी देंगे। रिस्पायरेशन को हिंदी में कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। अब दोस्तों, श्वसन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक ऐसा बायो फिजिकल प्रोसेस, बायोफिजिकल मतलब जैव भौतिकी प्रक्रिया। जैव जैव इस वजह से कहा गया क्योंकि ये जीवों में होता है, निर्जीवों में ये नहीं होता है, इसी वजह से बायोफिजिकल प्रोसेस इसे कहा गया है। यहां तक क्लियर है? यह एक ऐसा बायोफिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर गैसों के आदान प्रदान एवं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब एक बार आप लोग देखिए दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसको हाईलाइट कर देता हूं। यह एक ऐसा बायोफिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर गैसों के आदान प्रदान, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यानी गैसों का आदान प्रदान तो हो रहा है, तो जिसके अंदर गैसों के आदान प्रदान एवं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के कारण, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो हम केमिस्ट्री में जानेंगे। हालांकि बस जान लीजिए कि गैस ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के कारण ऊर्जा यानी एनर्जी का उत्सर्जन होता है, उसी को कहते हैं रिस्पायरेशन यानी श्वसन। यहां तक क्लियर हुआ? बोलिए दोस्तों, यहां तक क्लियर है? यह एक ऐसा बायोफिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर गैसों के आदान प्रदान एवं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यहां तक क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन के बारे में बात। अब हम जानते हैं कि किस एनिमल यानी किस जीव में किस प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी श्वसन अंग पाए जाते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कौन से प्राणी के पास कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है। यदि बात करें ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की, तो मानव शरीर में जो लंग है उसके द्वारा रिस्पायरेशन होता है।
दूसरा, यदि बात करें सांप की, इसकी स्नैक्स की, या रेप्टाइल्स जो रेंग के चढ़ने वाले जीव हैं, जैसे सांप हो गया, लिजार्ड छिपकली हो गया, गिरगिट हो गया, इन सब जीवों में किस प्रकार का रिस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है? तो इनमें दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला लंग भी पाया जाता है और दूसरा स्किन भी पाया जाता है। यानी ये स्किन से भी रिस्पिरेशन करते हैं और लंग से भी रिस्पिरेशन करते हैं। यदि बात करें मेढक एम्फेबियंस की, तो एम्फेबियंस में स्टार्टिंग में जो होता है वो गिल्स पाया जाता है। जैसे मेढक में स्टार्टिंग में तो गिल्स पाया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होगा, एडल्ट बनेगा, तो उसके अंदर फेफड़े भी पाए जाते हैं। यानी रिस्पायरेशन वो दो प्रक्रिया से करता है। जब वो छोटा होता है, टेडपोल होता है, तो उसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप मछली मारने जाते हैं, आप नहीं जाते हैं तो कोई और जाता होगा। यदि नहीं देखा होगा तो आप ऐसे नालियों वगैरह में भी देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि मछली तैर रही है, लेकिन वो एक्चुअल में मछली नहीं होती है दोस्तों। वो होता क्या है? मेढक का टेडपोल होता है। तो जब वो बच्चा होता है तो वो मछलियों की तरह ऐसे चलता है, और जब वो ऐसे चलेगा तो उसके अंदर गिल्स पाए जाएंगी, जिसे हिंदी में कहते हैं गलफड़ा। यानी जब मेढक छोटा होता है तो उसको टेडपोल कहते हैं, और टेडपोल में गिल्स पाए जाते हैं। जब वो मेढक एडल्ट होता है तो उसके अंदर फेफड़ा पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में लंग कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? यदि हम बात करें चिड़िया, चिड़िया में कौन सा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है? वह है फेफड़ा। यदि हम बात करें इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जैसे चींटियों वगैरह में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो वो है अनडेवलप्ड लंग। यानी अविकसित लंग के द्वारा चींटियां वगैरह सांस लेती हैं, रिस्पिरेशन करती हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों? अरे बोलिए हाँ या ना। नहीं? चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है यानी श्वसन अंग है, वह है लंग यानी फेफड़ा। मेढक में स्टार्टिंग में तो उसके अंदर गिल्स पाया जाएगा। जब वो टेडपोल होगा तो उसके अंदर गलफड़ा पाया जाएगा, गिल्स पाया जाएगा। लेकिन जैसे वो एडल्ट होगा तो उसके अंदर फेफड़ा यानी लंग पाया जाएगा। यदि सांप या रेंग कर चलने वाले जीवों की बात करें, तो सांप के अंदर वो स्किन से भी सांस लेते हैं और लंग भी पाया जाता है। उनके अंदर लंग भी पाया जाता है। यहां तक क्लियर? यदि पक्षियों की बात करें, बर्ड की बात करें, तो बर्ड के अंदर लंग पाया जाता है। यदि बात करें कॉकरोच की, तेलचट्टा की, जिसे हिंदी में तेलचट्टा बोलते हैं, ठीक है, तो कॉकरोच के अंदर क्या पाया जाता है? ट्रेकिया की सहायता से, ट्रेकिया की मदद से वो अपना रिस्पायरेशन करता है। तो उसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा है? ट्रेकिया। यदि बात करें चींटी या कीड़े मकोड़ों की, तो वो किससे रिस्पायरेशन करते हैं अपना? वो करते हैं अनडेवलप्ड लंग से, जिसे अविकसित फेफड़ा भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये तो बात थी रिस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग की। यहां तक मिटा देता हूं। यहां तक क्लियर है? यानी आपने रिस्पिरेशन की डिफिनेशन भी जान ली, और इसके बाद रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं उनको भी जान लिया। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कॉकरोच में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, तो उसको क्या बताएंगे? ट्रेकिया। यदि बर्ड में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, तो उसको क्या बताएंगे? लंग। यदि बात करें सांप और रेंग कर चलने वाले जीवों में, पहला तो स्किन होगा, दूसरा लंग होगा। ये दोनों चीजें आ सकती हैं, या तो स्किन होगा या तो लंग होगा। ऑप्शन में उसमें से कोई एक होगा, कोई एक टिक लगा के आ जाना है। यदि बात करें इंसेक्ट यानी कीड़ों मकोड़ों की, तो उसमें अनडेवलप्ड लंग पाए जाते हैं, अविकसित फेफड़ा पाया जाता है। किसमें? चींटी वगैरह में। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। तो हमने क्या जाना इस रिस्पायरेशन चैप्टर में? पहले तो जाना कि रिस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होती है। दूसरा हमने जाना कि रिस्पायरेशन की परिभाषा क्या होती है, और तीसरा हमने जान लिया कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों रिस्पायरेशन। जो रिस्पायरेशन होता है, जो श्वसन होता है, वो प्लांट में भी पाया जाता है
और वही क्या होता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जानवरों में भी पाया जाता है। क्या, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया यानी श्वसन की प्रक्रिया, क्योंकि इनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है और इनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सतर्क हो जाइए। जो पौधे हैं ये भी रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, और एनिमल्स यानी जीव या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी श्वसन करते हैं। सजीव, जिसे सजीव बोलते हैं, जैसे इसमें कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, बर्ड वगैरह आ जाएंगे, ये एनिमल्स वगैरह भी रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि जो भी इस दुनिया पे, इस धरती पे जिंदा है उसे एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसे मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ये मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, ये तो मूव नहीं करता लेकिन ग्रो करता है, तो इसे भी एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनिमल में रिस्पायरेशन जानने से पहले हमें प्लांट के बारे में, जो हम उससे कुछ ले रहे हैं एनर्जी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, पौधों में एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में कहते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उनके लिए एक अपशिष्ट पदार्थ है जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान देना दोस्तों, जो प्लांट होता है वह एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, ठीक है, यहां तक क्लियर? CO2 लिया और प्लस सनलाइट लिया। मैं प्रकाश संश्लेषण बता रहा हूं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम रिस्पायरेशन यानी श्वसन पढ़ रहे थे, तो उसमें प्लांट कहां से आ गया, सनलाइट कहां से आ गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये क्यों पढ़ा रहे हैं? दोस्तों, प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम जो रिस्पायरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे, उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाएंगे, लेकिन ग्लूकोज एक्चुअल में मिलेगा कहां से वो तो जानना पड़ेगा ना आपको। तो हालांकि ये सनलाइट और फोटोसिंथेसिस मैं तब भी पढ़ाऊंगा जब मैं प्लांट पढ़ाऊंगा, लेकिन कहां से ये चीजें आ रही हैं एक बार उसको आपको जानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बिल्कुल कुछ सारी चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जब मिलता है, और प्लस, एक बार मिटा देता हूं इसको, फिर से बनाता हूं, देखिए CO2 प्लस H2O। अब दोस्तों, ये H2O आया कहां से? तो ये जो H2O होता है ये पौधों द्वारा जड़ से निकाला जाता है और CO2 वातावरण से लिया जाता है। CO2 और H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, और क्लोरोफिल यानी हरित लवक के मौजूदगी में क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस O2। हालांकि कुछ लोग कह रहे होंगे दोस्तों कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि कार्बन यहाँ 6 है, कार्बन यहाँ 1 ही है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और 6 2 8 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ही है। तो रिएक्शन बैलेंस में जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां पे आपको रिएक्शन बैलेंस करना बता दूंगा। यदि आपको संतुष्टि नहीं हो रही तो रिएक्शन बैलेंस कर देता हूं। यहाँ पे 6 कर लीजिए, 6CO2, 6H2O और 6O2 निकाल दीजिए। अब क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया? चलिए देख लेते हैं। चलिए, कुछ लोग को संतुष्टि होगी कि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा था। कार्बन यहाँ 6 है, कार्बन यहाँ 6 है, बैलेंस कार्बन। ऑक्सीजन यहाँ 12 है, और 12 और 6 18, यहाँ पे 6 और 12, 12 6 18 हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 6 है, और ये 2, 6 दूना 12 ही तो यहाँ पे भी तो है, 6 दूना 12, यहाँ पे कितना है 12। ये रिएक्शन बैलेंस है दोस्तों।
अब तो कुछ लोग को संतुष्टि होगी होगी। हालांकि रिएक्शन बैलेंस करने पे मेरा फोकस नहीं था, मेरा फोकस था इस पे, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। अब ये दोस्तों पौधों में ग्लूकोज का निर्माण हो चुका है। जो फल होते हैं या फिर जो पत्तियां होती हैं जो भी हम खाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी हम पत्तियां खाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके फल खाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके बीज खाते हैं। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में किससे बनी है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज के रूप में बनती है। अब हमने देखा था डाइजेशन सिस्टम में कि जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में डाइजेशन सिस्टम होता है इसका पाचन करने के लिए। हालांकि ये ग्लूकोज का हम ध्यान में रखेंगे, बाकी हम सारी चीज को मिटाने जा रहे हैं। चलिए थोड़ी सी स्पीड तेज करते हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं स्पीड तेज करिए। लोग दोस्तों आपके मोबाइल के सेटिंग में कॉर्नर पे जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, जब उसको सेटिंग को क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, एक क्वालिटी के लिए, दूसरा स्पीड के लिए। तो वहां पे जाकर के आप स्पीड को और फास्ट करके देख सकते हैं। कुछ लोग को फास्ट करूंगा तो दिक्कत आएगी, इस वजह से मैं अपने स्पीड को फास्ट नहीं कर रहा हूं। आपके पास एक ऑप्शन है, वहां से स्पीड को फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्लूकोज बन चुका है। कहां से बना है ये आपने देख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये प्लांट में ग्लूकोज बन चुका है और ऑक्सीजन भी बन चुका है। ऑक्सीजन हम कब लेंगे उसको हम बाद में जानेंगे, फिलहाल ग्लूकोज ले रहे हैं खाने के रूप में, फल के रूप में या फिर सब्जी के रूप में, किसी भी रूप में इस ग्लूकोज को हम ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई ह्यूमन बॉडी है, वैसे फिगर नहीं बना रहा हूं, समझने के लिए बना रहा हूं। ऐसे फिगर बनाने लगा तो मैं तो बनाता ही रह जाऊंगा। हमने मुंह में लिया, मुंह में लेने के बाद आपने देखा था कि यहाँ पे एक लीवर होता है, लीवर के आगे स्टोमच होता है, स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ होती है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एनस होता है, वगैरह वगैरह सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ चीज आपने देख लिया था। तो हमने ग्लूकोज खाया, ये ग्लूकोज हमने लिया ये मुंह में, ये ग्लूकोज कहाँ लिया? मुंह में। हमने इसको खाया, यहाँ पे स्टार्च का पाचन होता था, माल्टोज में कन्वर्ट होता था। बाकी हम चीजें नहीं देखेंगे, लेकिन एक बार रिकॉल कर रहे हैं, इसी ग्लूकोज को लेके आ रहे हैं। पेट में आया, पेट में आने के बाद फिर ये खाना आया इस पेट में। अब ये खाना जब हमने बक्कल कैविटी में लिया तो यहाँ पे स्टार्च का पाचन हो रहा था जो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा था। ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, सारे डाइजेशन सिस्टम में बता चुका हूं मैं। बस ग्लूकोज को कहाँ भेजना है वहां पे पहुंचाऊंगा सिर्फ। ध्यान देना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। अब ये ग्लूकोज हमने खाया, बक्कल कैविटी में गया, स्टार्च का पाचन हो गया, बाकी सारे चीजों का फूड पाइप के रास्ते खाना आया पेट में। यहाँ पे प्रोटीन का पाचन हुआ, फिर खाना आया, यहाँ पे फैट वगैरह का पाचन हुआ बाइल जूस की वजह से। पैंक्रियाज में आया, यहाँ पे भी प्रोटीन, फैट, विटामिन सारे का पाचन हुआ। फिर इसके बाद छोटी आंत में आ गया। अब खाना छोटी आंत में आ चुका है। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत है, यहाँ पे छोटी आंत है। छोटी की आंत के अंदर ऐसी ऐसी संरचना पाई जाती थी। एब्जॉर्प्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था आपको। तो ये वाला जो संरचना है, ये वाली संरचना, ये फूड है आपका। ये वाली संरचना जो होती है दोस्तों, इस वाली संरचना को क्या कहते हैं? विलाई के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। ये क्या करता है? इस भोजन में मौजूद जितने भी पोषक तत्व होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और यहाँ पे एक नस जा रही होती है जिसके अंदर ब्लड रहता है। क्या रहता है? ब्लड रहता है। इस ब्लड में मिला दिया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, फोटोसिंथेसिस पौधों के द्वारा हुआ था, उसके अंदर से क्या निकला था? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने खाया, बक्कल कैविटी में लिया, फूड पाइप में गया, फिर इसके बाद पेट में गया, फिर यहाँ पे प्रोटीन वगैरह का पाचन हुआ, फिर फैट वगैरह का पाचन हुआ, फिर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट इन सारे का पाचन हुआ। पाचन होने के बाद जिजुनम वाले हिस्से में उन भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। तो उसका अवशोषण हो चुका है यहाँ पे, और ग्लूकोज को ब्लड में मिला दिया गया है। यहां तक समझ में आया?
अब ब्लड में जैसे मिलता है, ब्लड कहां जाएगा? हार्ट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? हृदय के पास जाएगा। अब ये हृदय पंप करेगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे पंप करता है और पूरे शरीर में बॉडी को पहुंचा देता है। तो हृदय क्या करेगा? पंप करेगा और ये हृदय के द्वारा पूरे सेल में पहुंचा दिया जाएगा, कोशिका में पहुंचा दिया जाएगा। यहीं पे पहुंचाना था मकसद हमारा इस कार्बोहाइड्रेट को। यहां तक समझ में आया दोस्तों? पौधों से कार्बोहाइड्रेट बना, कार्बोहाइड्रेट जिसे ग्लूकोज कहते हैं। इस ग्लूकोज को हमने मुंह में लिया, इसका डाइजेशन करा, जेजुनम वाले हिस्से में एब्जॉर्प्शन करा और ब्लड में अवशोषित करके ब्लड में मिला दिया। छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होते हैं, ये ब्लड में मिल गए। अब ब्लड में मिलने के बाद ये हालांकि जितने भी ब्लड होते हैं हार्ट में जाते हैं, हृदय में जाते हैं, वहां से पंप होने के बाद शरीर के हर एक कोशिकाओं में जाते हैं। तो हमने एक कोशिका को पकड़ लिया कि इस कोशिका में आ चुका है। कौन सा? यही ग्लूकोज किस में आ चुका है? हर एक कोशिका में। ये इंसानों की बॉडी में हो रहा है, प्लांट में नहीं हो रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंसान है, प्लांट नहीं है। सारी चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश करना, बिल्कुल सही तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमने ग्लूकोज को खाया, पाचन करा, एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में मिलाया, फिर इसके बाद हार्ट के माध्यम से शरीर के हर एक अंग में भेज दिया, हर एक अंग के हर एक कोशिका में भेज दिया गया है इस ग्लूकोज को। अब यहां तक समझ में आ गया? अब सेल भी आ गया, ग्लूकोज भी आ गया। अब इसको मिटा दूं? अब ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे ही एनर्जी बनाए रखना दोस्तों, हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रिस्पायरेशन बिल्कुल बकायदे बढ़िया तरीके से। अब ग्लूकोज और सेल में आ चुका है। अब हम जानते हैं जो सेल होता है, मान लेते हैं कि सेल है, ये क्या है? कोशिका है। इसे दोस्तों कोशिका न मान के स्विमिंग पूल मान लीजिए। स्विमिंग पूल में मान लीजिए कि ये एक बच्चा यहाँ नहा रहा है, एक बच्चा यहाँ नहा रहा है, एक आंटी जी यहाँ नहा रही हैं, भाभी जी यहाँ नहा रही हैं और अंकल जी यहाँ नहा रहे हैं, दादाजी यहाँ नहा रहे हैं। तो ये लोग जो हैं ये कोशिका के अंग हैं, जिसे कहते हैं कोशिकांग। इसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है गोल्जी बॉडी, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है वैक्यूल्स और एक होता है साइटोप्लाज्म। अरे हाँ, एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, हालांकि इनके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं लेनी है, जब मैं कोशिका पढ़ूंगा तब उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। अब देखिए दोस्तों, ये सेल है, इसी सेल को हम लाते हैं यहाँ पे। अब इन सारे चीजों को हम बात करते हैं बाद में। ये तैरते रहते हैं उसी तालाब में, उसी तालाब में ये तैरते रहते हैं। ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में तैरती रहती हैं। ये जो स्विमिंग पूल है वो साइटोप्लाज्म है। इसमें एक हिस्सा पाया जाता है, एक पार्ट पाया जाता है, एक कोशिकांग पाया जाता है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका संरचना बनाए दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ऐसे होती है। इस तरह की संरचना होती है लगभग। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर ये सारे ग्लूकोज आकर के स्टोर हो जाते हैं, ये ग्लूकोज स्टोर हो जाते हैं। ध्यान देना कहां से मैंने लेके चला था और कहां लेके जा रहा हूं। अब ये ग्लूकोज इसमें स्टोर हो गए, ठीक है। अब स्टोर हो चुका है। अब ये कहता है मैं तो एनर्जी दूंगा नहीं जब तक मेरा दोस्त ऑक्सीजन नहीं आएगा। ये कौन सी बात हुई भाई, तुम ऑक्सीजन के बिना काम नहीं करोगे? तो कहता मैं तो करूंगा नहीं, चाहे जो करना है वो कर लो। अब इसका कुछ कर भी ना सकते हैं, क्योंकि कोशिका में है, हमारे सेल में है, बाहर होता तो बता भी देते, ठीक है। तो ये कोशिका के अंदर बिल्कुल सेफ तरीके से बैठा हुआ है ग्लूकोज लेकर के। अब होता क्या है कि कहता है कि मुझे मेरा दोस्त जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, एनर्जी हो जाऊंगा। जैसे मोटू पतलू देखा होगा दोस्तों, समोसे के बिना उसकी दिमाग की बत्ती नहीं जलती मोटू की। वैसे ही कह रहा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि ऑक्सीजन के बिना मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, मैं एनर्जी नहीं दे पाऊंगा आपको। तो ये कहता है कि मुझे एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। हमने कहा ठीक है भाई, आपको एनर्जी देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन दिया था, अपशिष्ट जो था किसका? प्लांट का। वो प्लांट के अपशिष्ट को हमने लिया
ऑक्सीजन, हालांकि एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% ही पाया जाता है। अब आप इमेजिन कर लिए कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यदि ज्यादा हो गया तो कितना खतरनाक है। इमेजिन कर सकते हैं 0.03% पे इतना पोल्यूशन फैलाता है, तो मान लीजिए कि 1% या 2% हो जाए या 5% हो जाए तो पोल्यूशन लेवल कितना हाई हो सकता है आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ऑक्सीजन छोड़ा था पौधा उसको लेते हैं, हालांकि उसको नहीं लेते हैं, सारे गैसें होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उसमें से यूज कौन से गैस का करते हैं, ऑक्सीजन का। अब हमने लिया ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन लिया, इसमें नाइट्रोजन भी गई। अब इस चीज को मैं आगे देखता हूं, फिगर पे ध्यान मत देना दोस्तों, इसका माइंड थोड़ा कमजोर है आदमी का। ये रहा, ये हमने सांस लिया, इनहेल करा ऑक्सीजन को, तो इसमें नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और अदर गैस भी होंगे। कौन से अदर गैस भी होंगे, लेकिन जो यूज होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ ऑक्सीजन होगा। अब क्या होता है कैसे होता है वो हम मैं बाद में जानूंगा, मैं ऊपर ऊपर सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं सारी प्रक्रियाओं को। अब हमने ऑक्सीजन को लिया, फेफड़े में गया। अब आपको एक डायग्राम कल बनाया था मैंने कि फेफड़े में जब जाता है तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का अंग होता है फेफड़े में जिससे कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली का फंक्शन क्या होता है, हमारे फेफड़े में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देता है। आपने कल वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट को एक बार फिर से आप देखिएगा, बाकी सारी चीजें समझ में आएगी। नहीं भी देखा होगा तो यहाँ देखिए, वहां भी समझ में आ जाएगा, यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमने ऑक्सीजन को लिया था, ऑक्सीजन में लेने के बाद हमारे शरीर के लंग में एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिससे कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली का फंक्शन होता है दोस्तों, हमारे लंग में मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड में इंसर्ट कर देता है, यानी ब्लड में अंदर मिला देता है। और ब्लड, अब चलिए हम बताते हैं, अभी यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मान लेते हैं ये एल्वियोली है और ये एक नलिका जा रही है ब्लड ले जाने वाली। अब ये ब्लड है, इसके अंदर क्या है, ब्लड है। ब्लड के अंदर आप जानते हैं कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ध्यान देना, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को अपने अंदर लेने के बाद जो हीमोग्लोबिन होता है वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हृदय में जाएगा, HEART, हार्ट, हृदय। अब हृदय में गया, अब ने कल फ्लो चार्ट देखा होगा, उसमें भी बताया था आपको कि हार्ट में गया। अब हार्ट में गया, अब हार्ट क्या करता है, इस शरीर को, पूरे शरीर को पंप करके कहाँ भेज देता है, सेल में, यानी कोशिका में यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। यहां तक आपको क्लियर है? एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे ही लंग में एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे एल्वियोली कहते हैं, ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को जो लंग में मौजूद था, जो सांस लिए थे उसके अंदर, उसके थ्रू जो गया था, उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिला जाता है। ब्लड में कई प्रकार के हिस्से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन के ऊपर ये ऑक्सीजन चिपक जाता है तो उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं।
यहां तक क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा। हृदय पंप करेगा जब, तो वह पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है और पूरे बॉडी के हर एक अंग में भेज दिया जाएगा और हर एक अंग के हर एक कोशिका में भेज दिया जाएगा। तो वहां देखा था दोस्तों, जो भोजन था वो हर एक कोशिका में पहुंच चुका था और यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन है वो हर एक कोशिका में पहुंच चुका है। अब क्या होगा? ये प्रक्रिया अब रिस्पायरेशन कंडक्ट होने जा रही है, ध्यान देना। अब ये सेल में आ चुका है आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज आ चुका है और जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं, इसको मिटा दूं? चलिए अभी बाद मिटाऊंगा, यहां देख लीजिए। जब ऑक्सीजन और प्लस C6H12O6 जब मिलते हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन का। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी, और एनर्जी जो निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां तक समझ में आया दोस्तों? चलिए एक बार फिर से बता देता हूं, कैसे बताऊं आपको समझ में आ जाए। चलिए फिर से एक बार सारी चीजें बता देता हूं, इसको मिटा करके। दोस्तों अब मैं उतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल्स में मैं बता चुका हूं, एक बस शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। प्लांट है, प्लांट से हमने क्या लिया? ग्लूकोज लिया। उसको ईट करा, हमने उसको खाया, फिर उसका डाइजेशन करा, हमने उसका पाचन करा। हमने प्लांट से ग्लूकोज को लिया। ग्लूकोज किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ये बनता है। अब ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज को हमने खाया, खाने के बाद उसका डाइजेशन करा। डाइजेशन करने के बाद जब पूरी तरह से पच गया वो भोजन तो उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। उसका अवशोषण हुआ। हालांकि हिंदी में नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। हमने प्लांट को खाया, प्लांट खाने के बाद ग्लूकोज पाया। उस ग्लूकोज, अब ये ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? या तो पत्तियों के फॉर्म में होता है, या सब्जियों के फॉर्म में होता है, या फिर फ्रूट के फॉर्म में होता है, या जड़ के फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन जो पौधा रहेगा या फल रहेगा वो कहां से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। हमने ग्लूकोज लिया, उसको ग्लूकोज को खाया, किसी रूप में हो सकता है। खाने के बाद उसका डाइजेशन करा, डाइजेशन करने के बाद एब्जॉर्प्शन करा, उसका अवशोषण करा। अवशोषण करने के बाद जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, उसको ब्लड में मिला दिया गया। अब ये ब्लड में मिलने के बाद दोस्तों ग्लूकोज क्या जा रहा है? ग्लूकोज जा रहा है किसमें? ब्लड में। अब ये ब्लड के थ्रू कहां आएगा? हार्ट में आएगा। यहां मिला देता हूं, कहां गया? हार्ट में आ गया। अब ये हार्ट क्या कर देता है? इसको हर एक सेल में भेज देता है, यानी कोशिका में भेज देता है। यहां तक आपको समझ में आया था? उम्मीद है दोस्तों ये चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि कैसे हमने प्लांट से चीजों को लिया था और कोशिका में ग्लूकोज को भेज दिया। यहां से ग्लूकोज जा रहा है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हमने ऑक्सीजन को लिया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, ब्रीदिंग करा, अब ब्रीदिंग क्या होता है ये चीज मैंने बता दिया था कि सांस को लेना और फेफड़े तक ले जाना और फेफड़े से जो गैस होती है उसको बाहर निकालना, इतना ब्रीदिंग कहलाता है। अब हमने ब्रीदिंग करा, ब्रीदिंग करने के बाद जो ऑक्सीजन होता है उसको हमने कहां लेके आए?
ब्लड में, ब्लड में आ चुका है ऑक्सीजन। किसके माध्यम से? एल्वियोली के माध्यम से। हालांकि जब लंग हम पढ़ेंगे तो एल्वियोली के बारे में पूरी जिक्र होगी डिटेल्स में। अब हम एल्वियोली में लेके आ चुके हैं किसको? अब हम ब्लड को लेके अब हम ऑक्सीजन को ब्लड में मिला चुके हैं। और ब्लड कहाँ आएगा चीजों को लेके? हार्ट यानी हृदय में आएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ठीक है। वहां पे आपने देखा था दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था सेल में, वो कहेगा कि मैं बिना ऑक्सीजन के कोई काम नहीं करता हूं, यानी बिना ऑक्सीजन के मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। जैसे मोटू पतलू देखा है ना आपने, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, वो एनर्जी पैदा ही नहीं करेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसे मिल गया, हार्ट क्या करेगा? हार्ट हृदय यानी क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाएगा और बॉडी के प्रत्येक सेल में पहुंचाएगा। यानी यहां से हमें क्या मिल गया? ऑक्सीजन भी मिल गया इस सेल को। सेल को बड़ा बना लेते हैं ताकि इसमें काफी सारी क्रियाएं होने वाली है। कोशिका, यहां तक आपको समझ में आ गया? ऑक्सीजन लिया, ब्रीदिंग करा, ब्लड में मिलाया, ऑक्सीजन हृदय में गया, हृदय से जो ऑक्सीजन है वो किस में आया? सेल में आया। अब यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका काम होता है, इसमें ग्लूकोज ऑलरेडी पहले से मौजूद है, ग्लूकोज पहले से मौजूद है। जब ऑक्सीजन मिलेगा दोस्तों, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो एक रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन में कहा लिखो? यहां लिख देता हूं, ऑक्सीजन प्लस रिएक्शन यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या? पहला तो बनेगा CO2 और प्लस दूसरा H2O, और एक चीज और बनेगा ATP। अब दोस्तों यह ATP होता क्या है ये जान लेते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक यूनिट या एक मात्रक कह लें बायोकेमिकल एनर्जी की। बायोकेमिकल एनर्जी होता क्या है? हमारे शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है या जो इस्तेमाल करने वाली हमारे शरीर सेल के द्वारा जो उत्पन्न करने वाली ऊर्जा होती है उसी को बायोकेमिकल एनर्जी कहते हैं। तो वो किस में रिप्रेजेंट होता है? ATP के। अब दोस्तों ये ध्यान देना, अब ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और साथ में ATP उत्सर्जित करता है मानव में। और ये कितना उत्सर्जित करता है? 38 ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन ये सारी प्रक्रिया कंडक्ट करवाने के लिए इसी ATP में से 2 ATP रिलीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, यूज कर ली जाती है। बाकी जो नेट ATP उत्पन्न होता है वह 36 ATP उत्पन्न होता है और ये एनर्जी होती है। इसी प्रक्रिया को रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी गैसों के आदान प्रदान के फलस्वरूप ग्लूकोज को ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जो ATP का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन यानी श्वसन बोलते हैं। क्या यहां तक आपको समझ में आया? यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चीज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं, देख लीजिए कैसे प्लांट ग्लूकोज खाया, डाइजेशन हो गया, उसका अवशोषण हो गया, ग्लूकोज ब्लड में मिला, ब्लड से हार्ट में गया, हार्ट से सेल में भेज दिया गया। और दूसरी तरफ से हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, ब्रीदिंग हो रहा है, ब्लड में आ रहा है ऑक्सीजन, फिर हार्ट में गया, हृदय में गया, फिर इस ऑक्सीजन को भेज दिया गया सेल में। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर ऑलरेडी क्या ग्लूकोज प्रेजेंट है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलेगी, पानी निकलेगा और 38 ATP जनरेट होगी। 38 ATP जो होता है जिसमें से 2 ATP इस प्रक्रिया को कंडक्ट करवाने के लिए यूज हो जाता है। बाकी जो नेट ATP बनता है वह हम किसमें स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से ये जो एनर्जी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या दोस्तों यहां तक समझ में आ गया आपको? यस या नो? यस।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।